हेलो क्लास 10th नाइस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फ़िलहाल हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर, और या फिर आप औद्योगिक क्रांति भी बोल सकते हैं। और इस समय हम लोग हर संडे अपने कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, यानी कि आपके सवाल होते हैं, हमारे जवाब होते हैं। तो उसके लिए मैं लाइव आता हूं, और अगर आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन करना है मेरे साथ तो आप शाम को संडे को आ सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के लिए आपसे मैं 1 घंटे लाइव आया करूँगा। 1 घंटे या आधे घंटे जो भी समय होगा वो मैं आपको टाइमिंग ग्रुप में डाल दिया करूँगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी व्हाट्सअप ग्रुप से इसको देख रहे हैं, इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि भैया आप लोग ना आप सीरियस हो जाइए। और मैं आप लोगों के लिए सीरियस हो गया हूँ, इसीलिए मैं अब आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आया करूँगा, जहाँ पे हम आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट करेंगे। और लाइव इंटरेक्ट करने के दौरान मैं आपको वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो सारा का सारा शेयर कर दूँगा। ठीक है, यानी कि अब हम लाइव आएंगे, ठीक है, और लाइव आमने सामने सारी चीज़ें करा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी मेरी तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि भैया जल्दी शुरू करूँ, और जल्दी शुरू करूँगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसमें सारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, और सामने होंगे आप, सामने होऊंगा मैं, और फिर लाइव करेंगे धमाल। ठीक है, चलो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति के ऊपर। और औद्योगिक क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे कई सारे सवाल हमने आए दिनों सुने हैं। ठीक है, कभी आपके प्रैक्टिकल में आ जाते हैं तो कभी आपके पेपर में आ जाते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको यानी कि इस टॉपिक को ढंग से करके जाना है। और ये 5-6 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे ना तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे पेपर के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, यानी व्हाट वर द मेन रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई इसकी PDF तैयार हो चुकी है इंग्लिश में। आप लोगों को बस इतना करना है कि कॉर्नर में दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप हमसे वो PDF ले सकते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF सेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं है तो जल्दी ऐड हो जाइए और वेट मत करिए किसी चीज़ का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण बताइए, और या फिर व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे सामने कृषि विकास। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था उस समय, और जब कृषि विकास होता है तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो कोशिश ये करते हैं कि भाई उस उत्पादन को सही जगह पे लगाया जाए। ठीक है, उस उत्पादन को सही जगह पे लगाया जाए, और इसीलिए वो क्या कर रहे थे, नए बाज़ार और नए संसाधनों की तलाश में घूम रहे थे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारे सामने। सेकंड पॉइंट है हमारे सामने व्यापार और वाणिज्य का विकास, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें मैं बात करता हूँ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे पूंजी की उपलब्धता बढ़ी। ठीक है, अब जो जाहिर सी बात यह है कि ट्रेड और कॉमर्स की जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे पैसा तो आता ही आता है, और जब पैसा आता है तो कोशिश करता है इंसान कि उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट दोबारा किया जाए। और इसीलिए क्या कर रहे थे लोग, इन्वेस्टमेंट को अपने बढ़ाए चाह रहे थे, और इस इन्वेस्टमेंट ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गरीब तबकों के लोगों को भी एक रोज़गार दे दिया जो रोज़गार उन्हें पहले नहीं मिला करता था। ठीक है, चलिए तो अगला है हमारे सामने पॉइंट कि तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति की जब मैं बात करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और तकनीकी प्रगति में हम वाष्प इंजन के बारे में बात कर चुके हैं, लास्ट टाइम ही हम लोगों ने वाष्प इंजन के बारे में बात किया था, और हमने देखा था कि वाष्प इंजन जो था उसके कारण हम देखते हैं कि मतलब ये मान लो कि ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक, कोयला गाड़ी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाष्प इंजन से ही पॉसिबल हो पाई है। हम इसके बारे में पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता। और जब मैं संसाधनों की उपलब्धता की बात करता हूँ तो हमको पता है कि उस समय में कोयला और लोहे जैसे संसाधन जो थे ना ब्रिटेन के पास बहुत सारे थे। और जब ब्रिटेन के पास कोयला और लोहे जैसे संसाधन थे तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा यार एक बात बताओ, इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हम लोग, और अगर इसका यूज़ हम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमको नुकसान मिलेगा, और नुकसान ये मिलेगा कि हम सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, ऐसे संसाधनों का यूज़ करके इनको कहीं ना कहीं व्यापार में क्या किया है, उद्योगों में लगाया। इसलिए औद्योगिक क्रांति के अंदर ये पॉइंट भी आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरकारी नीतियाँ, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। और जब हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें पता है सरकार ने भी उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहित, मतलब बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, सरकार की नीतियाँ भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगला है औपनिवेशिकवाद।
औपनिवेशिकवाद ने क्या किया, कच्चे माल और बाजार उपलब्ध कराए। यानी कि जितने भी कॉलोनीज़ थी ना, कॉलोनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलोनीज़ जो थी ना जितनी भी, उन्होंने क्या किया, इनको संसाधन दिया और कच्चा माल दिया, जिससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों में से ये भी एक था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रमुख तकनीकी प्रगति के बारे में लिखिए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के दौरान तकनीकी प्रगति ये है, पहला तो ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बताना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। और पहला इसके अंदर पॉइंट था वाष्प इंजन, और वाष्प इंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि वाष्प इंजन ने क्या किया था, मशीनों को चलाने की क्षमता प्रदान की थी। ठीक है, अगला आता है कपास की कताई। कपास की कताई ने कपड़ा उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी। जहाँ एक महीने में 10 कपड़े आ रहे थे, तो वहीं कपास की कताई मशीन ने पूरे महीने में 100 से ज़्यादा कपड़े की डिमांड कर दी। ठीक है, अगला आता है लोहे की भट्टी। अगला पॉइंट होता है लोहे की भट्टी। मैंने लोहे की भट्टी के बारे में बताया था, लोहे की भट्टी जिसके अंदर आयरन मिल्स के बारे में बात की थी। और आयरन मिल्स के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आयरन ने जो था वो पूरी तरह से डेवलपमेंट कर दिया था वहाँ पे। और आयरन की जो भट्टी थी ना, उसने आयरन के बहुत सारे यूजेस बता दिए थे, बहुत सारे यूजेस हो रहे थे उसके। ठीक है, और अगला आता है रेलवे और सड़क परिवहन। यानी रेलवे और सड़क परिवहन की जब मैं बात करता हूँ तो हमें पता है कि रेलवे और मतलब रेलवे तो इंग्लिश में रेलवे रहेगा, और ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट और रोड्स की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब औद्योगिक क्रांति होगी तो रेलवे और सड़क परिवहन खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, और बिजली का तो काम होगा ही होगा। उद्योगों में बिजली का काम ना हो तो फिर क्या ही है ना, फिर तो उद्योग ही नहीं चलेगा। कोई ऐसा उद्योग बता दो जिसमें बिजली का काम नहीं है, और कोई ऐसा घर बता दो जहाँ बिजली का यूज़ नहीं है। ठीक है, तो बिजली का यूज़ तो हर जगह है। ठीक है, एंड द लास्ट इज संचार तकनीक। टेलीग्राफ और टेलीफोन ने भी क्या कर दिया, दूर जो व्यापार थे ना, उनको एक साथ जोड़ के रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ तकनीकी विकास है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, और बाकी ये पॉइंट्स मुझसे ले लीजिएगा। ये पीडीएफ नीचे दिए हुए नंबर पे, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। अगर आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है बहुत भागती हुई दिखती है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बोल देता हूँ मैं, तो उसके लिए आप लोग 0.75x भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्पीड, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जैसे सभी करते हैं वैसे नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में होता था कि किस स्पीड में बनानी है, किस स्पीड में नहीं बनानी है। मुझे अब लगता है कि हाँ ठीक है, अब जो भी बन रहा है ना बेस्ट बन रहा है, और इसी तकनीक पे हमें काम करना है। ठीक है, इसी प्रोसेस पे काम करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी हूँ तो आप लोग 0.75x कर लें। जिनको लग रहा है मैं लेट हूँ तो वो लोग 1.75 कर ले। ठीक है, मैं यूजुअली जो है वो 2x में वीडियो देखता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो सब हल्के ही लगता है, सबकी स्पीड बहुत धीरे लगती है। ठीक है, तो आपको भी आदत होनी चाहिए 1.5 स्पीड या 2 स्पीड में देखने की, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आप चीज़ों को रिवाइज़ कर पाते हैं दोबारा। ठीक है, चलिए तो अगला है थर्ड जो है, औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक संरचना को कैसे बदल दिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक संरचना की जब मैं इंग्लिश में बात करूंगा, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में कैसे सोशो और इकोनॉमिकली चेंजेस आए थे। ठीक है, उस समय में तो पहले तो है शहरीकरण हुआ। जाहिर सी बात है, जब उद्योगों की तरफ भागोगे तो आप शहर की तरफ भागोगे, जब कृषि की तरफ भागोगे तो गाँव की तरफ भागोगे। तो उस समय कृषि तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मगर अब क्या है, लोग बेरोजगार हो गए थे कृषि में, तो उन्होंने सोचा चलो शहरों में जाके काम कर लेंगे। और शहरों में प्लस पॉइंट ये था कि हर महीने, ठीक है, हर महीने सैलरी मिल रही है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग कौन सी स्पीड में वीडियो देखते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो हर इंसान क्या कर रहा है उस समय, शहरों की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको महीने की इनकम चाहिए। वरना कृषि में क्या होता है, पूरे साल की मेहनत और एक बार में पैसा आता है, फिर उसको पूरे साल यूज़ करते रहो। ठीक है, कम करो ज़्यादा करो, है ना, उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। तो कहीं ना कहीं शहरीकरण के लिए लोगों को आगे भागाया गया। अगला है वर्ग संघर्ष, यानी कि क्लास स्ट्रगल ऑफ क्लास शुरू हो गया। स्ट्रगल ऑफ क्लास की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यानी पहला पॉइंट था अर्बनाइजेशन और दूसरा है स्ट्रगल ऑफ क्लास। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि मजदूर वर्ग और, ठीक है, और दूसरा जो फैक्ट्री वर्ग था वो शुरू हुआ, यानी कि कुलीन वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में संघर्ष हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आता है आर्थिक असमानता, यानी कि आर्थिक असमानता के बारे में जब बोलता हूँ तो इकोनॉमिकली अनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और इकोनॉमिकली अनइक्वालिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो हमें पता है कि समाज के अंदर जाहिर सी बात है, जो फैक्ट्री वाला है वो कोशिश करेगा कि उसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और वहीं पे दूसरा जो फैक्ट्री वाला है, तो सॉरी फैक्ट्री नहीं, जो मज़दूर है वो सैलरी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। फैक्ट्री वाला जो है वो कोशिश करेगा कि भाई कम से कम इनको पैसा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए।
ठीक है। तो आर्थिक असमानता तो हो ही जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा अमीर कोई बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है। अगला है औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ औद्योगिक पूंजीवाद की, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि औद्योगिक पूंजीवाद ने पूरी तरह से चीज़ें बदल दी। जैसे औद्योगिक पूंजीवाद को बोल दो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो इंसान क्या करता है, पैसों की ओर दौड़ता है, और जब पैसों की ओर दौड़ता है तो उसके लिए समाज कल्याण, समाज जैसी कोई चीज़ रह नहीं जाती, ठीक है। अगला आता है उपनिवेशिकवाद का विस्तार, यानी इसी बीच में कॉलोनीज़ का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, है ना, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने गरीब कंट्रीज़ जो थे ना उनको क्या कर दिया, अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, यानी कि अपना गुलाम और स्लेव बनाना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया था, चाइना था, जापान भी था एक समय में, और इससे पहले अमेरिका भी था, अफ्रीकन सारी कंट्री थी, ठीक है, श्रीलंका था, नेपाल था, चाइना था, मतलब सारे ही थे तकरीबन। तो ये लोग यूरोपियन कंट्री के क्या बन गए थे, स्लेव बन गए थे। एंड द लास्ट इज सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। जाहिर सी बात है समाज में परिवर्तन आ ही जाएगा जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो, है ना। तो पैसा आएगा तो फिर समाज में भी परिवर्तन आ ही जाएगा। तो समाज में परिवर्तन खुद ब खुद आया, अलग अलग वर्ग के लोग आ चुके थे, अलग अलग क्लास बन चुकी थी, कोई मिडिल क्लास है, कोई हायर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो हमें याद करना पड़ेगा कि भाई औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, यानी कि व्हाट वर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जब मैं बात करता हूं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करता हूं, तो याद करने वाली चीज़ ये होगी कि पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है श्रम शोषण, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को बोलूँ तो पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। और सेकंड है श्रम शोषण की जब मैं बात करता हूँ तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट पूछ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई फैक्ट्रीज बनेगी तो वो सारा पानी गंदा क्या करेगी, नदियों में छोड़ेगी, पॉल्यूशन में फिर वही आग जलेगी, धुआं ऊपर उड़ेगा, ठीक है, वो भी पॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती है, ज़्यादातर फैक्ट्रीज ही पॉल्यूशन मचाती है, यानी करती है। अगला है श्रम शोषण, यानी मजदूरों का शोषण होगा, ठीक है। इसके पीछे का कारण आपको बता दिया कि महिलाएं और जो बच्चे हैं ना उनको कम मजदूरी पे पैसे पे रखा जाना क्या हो जाता था, पॉसिबल हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें जान में मतलब इस सबको पता था कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, मगर उस समाज को उस चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए उस समाज में वो चीज़ गलत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, जिस समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ अगर उसे मिल जाए तो फिर सही गलत का मतलब ही नहीं मरता, ठीक है। जैसे उस समय हमको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और अगर ऐसे में शोषण ना हो मजदूरों का तो ये भी पॉसिबल नहीं है, शोषण तो होगा ही होगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को क्या चाहिए, पैसा, पैसे के लिए तो वो इतना काम कर रहा है, ठीक है। तो पैसे के लिए क्या करेगा, वो एक दूसरे का शोषण करेगा। अगर मजदूर वर्ग, क्योंकि मजदूर वर्ग भी क्या करते थे, फैक्ट्री मालिकों पर अपना पूरा शिकंजा जमाना चाहते थे, और फैक्ट्री मालिक मजदूरों पर शिकंजा जमाना चाहते थे, तो ये होता ही रहता है, ठीक है। तो अगला आता है बाल श्रम, यानी बच्चों का शोषण हो रहा था, बच्चों को काम पे लगाया जा रहा था कम मजदूरी पे। अगला आता है स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याओं की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे थे। अगला आता है सामाजिक असमानता, यानी सोशली इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। औपनिवेशिकवाद में विस्तार हुआ, यानी कॉलोनी जो चल रही है ना, कॉलोनी के अंदर क्या चल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज औद्योगिक क्रांति ने वैश्वीकरण को कैसे प्रेरित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अगर देना चाहिए तो ये क्वेश्चन देना चाहिए उन्हें, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर इम्पैक्ट बताना है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। तो अभी हम दोनों को पहले जानते हैं। देखो पहले तो ये जानिए कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल को पूरी दुनिया को एक कर देना। अब पूरी दुनिया को एक कर देना इन द सेंस, यानी वैश्वीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, और वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण। और विश्व का एकीकरण कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप यहाँ से फ़ोन करते हो अमेरिका में कोई उठा लेता है, अमेरिका से फ़ोन किया जर्मनी, चाइना, मतलब कहीं पे भी करना पॉसिबल है आज के डेट में फ़ोन, ठीक है। तो इसे जोड़ दिया एक दूसरे को। आज आपका पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आपने फिल्म में देखा, अंग्रेजी फिल्म में और या हॉलीवुड की फिल्मों में कि भाई वो पिज़्ज़ा खा रहा है, तो आपका भी दिल गया यार पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, तो आपने बर्गर किंग में कॉल कर लिया, मैकडोनल्ड से बर्गर मंगा लिया, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि अब आप ये देखिए कि अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इतना जुड़ चुके हैं कि वहाँ की चीज़ भी यहाँ मिल रही है और यहाँ की चीज़ वहाँ मिल रही है। तो ये क्या है, ये विश्व को एक करने वाली बात हो चुकी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें व्यापार का विस्तार,
जब व्यापार का विस्तार होता है तो दो देश एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंध में जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कपड़े हैं, ठीक है, और मेरे पास खाना है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कपड़े दे देंगे, मैं आपको खाना दे दूँ, तो व्यापार इसी को कहते हैं। और व्यापार का विस्तार होगा तो ये काम भी होगा, यानी विश्व भी एक जैसा होगा, विश्व एक के साथ जुड़ेगा। अगला है नई तकनीकों का आदान प्रदान। ऑब्वियस ये बात है, आज की डेट में हम जानते हैं कि जो फ्रांस वाले हैं वो हमारे क्या राफेल जैसे बड़े बड़े वो बनाते हैं लड़ाकू विमान वगैरह, ठीक है, और फिर जो हमारे देश में बनता है हम उन्हें बेचते हैं, ठीक है। तो नई तकनीकें इधर से उधर चली गई, यानी हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ भी गई और यहाँ भी गई। फॉर एग्जांपल अभी ये बताइए, नासा के अंदर काम कर रहे हैं हमारे कई इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस ने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीखी, अब नासा में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का भी क्या है, आदान प्रदान है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या है, आदान प्रदान है। क्लियर। चलो अगला है संस्कृति का आदान प्रदान, यानी कल्चर का, यानी चेंजेस इन कल्चर, ठीक है, चेंजेस इज इन कल्चर, ठीक है। अब चेंजेस इन कल्चर का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है यार, चेंजेस इन कल्चर का मतलब ये होता है कि आज की डेट में कुर्ता पैजामा इंडिया में पहना जा रहा है, ठीक है, और अमेरिका में सूट वूट पहना जा रहा है, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये आज की डेट में तो नहीं पहना जा रहा, ये तो पहले पहना जाता था, ठीक है, तो पहले पहना जाता था, ठीक है, मगर आज इंडिया में सूट भी पहना जाता है, सूट है ना, सूट इंडिया थ्री पीस सूट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोट पैंट की बात कर रहा हूँ मैं। मगर विदेशों में आज कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं अंग्रेज़ लोग, अंग्रेज़ कुर्ता पहन रहे हैं और हम सूट वूट पहन रहे हैं, ठीक है। तो कल्चरल देख लो कितना कल्चरल बदल गया है, यानी वो यहाँ पे आके भक्ति कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं मथुरा में जाके, वृंदावन में जाके, और हमारे लोग जाके रसिया में घूम रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में खेल रहे हैं, मतलब हमारे अमेरिका में जाके वहाँ पे चर्च में जाके फ़ोटो खिंचवा के खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो ये संस्कृति का आदान प्रदान चल रहा है, यानी कल्चरल का इधर से उधर चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चलो अगला है साम्राज्यवाद का विस्तार, यानी कि इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, द स्प्रेड ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो इम्पेरियलिज्म बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा उस समय, औद्योगिक क्रांति के कारण तो इम्पेरियलिज्म बढ़ा है कि एक दूसरे देश पे कब्जा करो, उनके संसाधनों का यूज़ करो, कच्चे माल का एक बाज़ार बनाओ, ठीक है, बाज़ारों में अपना सामान जाके बेचो, ये सारा काम उनका सोची समझी साजिश थी। अगला है विश्व बाज़ार का विकास, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे अब मार्केट बन रही है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे की ज़रूरत प्रत्येक देश को हो रही है। अगला है आर्थिक अंतर्निर्भरता। आर्थिक अंतर्निर्भरता की जब मैं बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टिविटी। तो इंटरकनेक्टिविटी के बारे में हम सब जानते हैं कि भाई इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टिविटी आज भी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का शेयर मार्केट गिरेगा तो कई सारे कंट्री को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिया का शेयर मार्केट गिरता है या किसी भी कंट्री का, रसिया का भी अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो हमारे इंडिया में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो व्यापार पर कहीं ना कहीं क्या है, हम इंटरकनेक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। आज पूरा देश इस तरीके से जुड़ चुका है, ठीक है। आज आईफोन अमेरिका में मिलता है तो यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज के डेट में हम कितना जुड़ चुके हैं एक दूसरी कंट्री के साथ, बहुत मतलब अलग ही लेवल का है वो, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लाइव क्लास जहाँ भी होती है, जैसे भी होती है, हम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, ठीक है। थैंक यू।